हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हरित भारत संकल्प नाम वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। अगला था, एनपीसीआई इंटरनेशनल के पहले अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए? तो रितेश शुक्ला जी को बनाया गया था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप और सबसे पहले 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस उद्देश्य से माई IAF नामक ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है माई IAF यानी माई इंडियन एयरफोर्स। इस ऐप का मेन पर्पज़ यही है दोस्तों कि लोगों को कैरियर से संबंधित जानकारी देना, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसको इस एप्लीकेशन के ज़रिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के कैरियर के स्कोप के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसको इंडियन एयरफोर्स के प्रत्येक पोस्ट के बारे में, उनकी सैलरी क्या क्या होती हैं, ट्रेनिंग का सिलेबस क्या क्या होता है, या फिर कैसे प्रिपरेशन की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आगे का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, माई IAF ऐप के ज़रिए तो इंडियन एयरफोर्स ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब इंडियन एयरफोर्स आया है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दोस्तों हुई थी 1932 में 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। क्लियर। भारतीय वायुसेना दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया जी। कौन है? RKS भदौरिया जी। अच्छा, इनकी पोस्ट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये एयर चीफ मार्शल की पोस्ट पर हैं। तो आप जब भी नाम लेंगे इनका पूरा नाम लेंगे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड पिछले दिनों में जो कुछ डील हुई हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा राफेल विमान, 5 राफेल विमान फाइटर जेट आए, इनकी डिलीवरी हुई। कहाँ से आए? फ्रांस से आए। किसने बनाया था? डसाल्ट एविएशन ने, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, उससे डील हुई थी 36 राफेल की, जिसमें से 5 राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, अंबाला एयरवेज पर रखे गए हैं। इसके साथ ही अभी रसिया भी चर्चे में आया था। रसिया से दोस्तों 38,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के 33 फाइटर जेट की डील हुई है। कितने की? 33 फाइटर जेट्स की डील हुई है रूस से। ठीक है, इसमें सुखोई और MiG-29 वगैरह शामिल है। तो 38,000 करोड़ से ज़्यादा का ये डील हुआ है। इसके साथ ही अभी आपको याद होगा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इसकी आखिरी खेप आई और अमेरिका से ये डील कंप्लीट हुई। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ये अमेरिका से आ रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में DRDO प्रमुख G सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो अभी हाल ही में DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे G सतीश रेड्डी जी 2018 में। अगस्त 2018 में ये अध्यक्ष बने थे। 2020 के लिए बने थे, यानी 2 वर्षों के लिए बने थे। तो अगस्त 2020 में इनका कार्यकाल कंप्लीट होना था, लेकिन अब इनका कार्यकाल फिर से 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अब अगस्त 2022 तक बने रहेंगे अध्यक्ष। क्लियर है DRDO के। अब इसके साथ ही इनको दोस्तों 2 वर्षों के लिए DRDO का सेक्रेटरी भी बनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, अब DRDO का काम क्या होता है? DRDO दोस्तों वैसे बेसिकली इसका जो सबसे मेन काम है वो है रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट वगैरह बनाना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, जो मिसाइलें बनती हैं, ठीक है, जो सेना के लिए हथियार वगैरह बनते हैं, तो उसमें मैक्सिमम DRDO के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, कई बार मैंने आपको बताया, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इसके तहत दोस्तों अब डिफेंस सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंकरेज हो सकें डिफेंस सेक्टर में भी, वो भी अपना इक्विपमेंट बना सके।
तो इस वजह से अब और भी कंपनियां शामिल हो रही हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी हमारी भारतीय सेना के लिए। क्लियर है? तो डीआरडीओ लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। अब 1 जनवरी को स्थापना हुई थी, इस वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सर्विसेज के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने दोस्तों सुपर ऐप लॉन्च किया है। किस लिए? डिजिटल सर्विसेज के लिए। इस ऐप के जरिए दोस्तों हर प्रकार की डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे खाने पीने के से लेकर के फैशन, जीवन शैली, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल पेमेंट वगैरह, मेडिकल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि आप लोग पूरा का पूरा समझ लीजिए अमेज़न ऐप में आप लोग देखते हैं ना, अमेज़न जो कंपनी है ये काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसका यूपीआई ऐप भी है, ठीक है, यूपीआई सर्विसेज, बिल पेमेंट वगैरह भी ये प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो है ही, इंश्योरेंस वगैरह भी ये प्रोवाइड करता है। अभी आपको याद होगा अमेज़न ने अपना गोल्ड वॉलेट लॉन्च किया था, ठीक है, तो जिसके तहत 5 रुपये तक का लोग डिजिटल सोना भी खरीद सकते हैं। तो यानी हर प्रकार की सर्विसेज अमेज़न जैसे प्रोवाइड करता है, ऐसे ही टाटा ग्रुप ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सुपर ऐप। ठीक है, तो ये सुपर ऐप बेसिकली सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाला है इंडिया में जियो को और अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह को। ठीक है, तो इसी को टक्कर देगा, इसी से ज़्यादा कंपटीशन रहेगा सुपर ऐप का। कुछ सेम प्रोसेस इसका यही रहेगा, यानी हर प्रकार की डिजिटल सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करेंगी। चलिए, अब सुपर ऐप ये है टाटा कंपनी का। टाटा ग्रुप के बारे में जानिए। इसके एमडी और सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन जी। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। अभी इनको एक अवार्ड मिला था, आपको याद होगा, पिछले मंथ ही मैंने आपको बताया था, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला था। किसको? नटराजन चंद्रशेखरन जी को। जिम टाइक्लेट के साथ मिला था इनको USIBC के द्वारा, USIBC, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में मिला था। याद होना चाहिए आपको, पिछले मंथ ही मैंने आपको बताया था, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है टाटा ग्रुप का? हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक ज़रूरी जानकारी देनी है दोस्तों आप लोगों को, MZT ऐप का नया वर्जन आ चुका है। नया MZT ऐप आया हुआ है। पुराने वाले MZT ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। अब आपको नया MZT ऐप दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पर। तो जिन लोगों की मोबाइल में अभी पुराना वाला MZT ऐप रन कर रहा है, उसको अनइंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से नया MZT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। कल इसमें एक और अपडेट लाना था, इस वजह से मैंने कल इस पर वीडियो नहीं बनाई। अब ये अपडेट भी आ गया है, आज इस पर एक डिटेल वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में मैं सारे फीचर्स गिना नहीं सकता हूँ, इतने ज़्यादा नए फीचर्स में आए हुए हैं। बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। कैसे नए फीचर्स का यूज़ करना है, इन सब पर मैं आपको आज एक वीडियो दूंगा इस एप्लीकेशन पर। फिलहाल आप लोग नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए जा करके गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप लोग रेटिंग और रिव्यू भी कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वो है कॉइन सिस्टम। कॉइन सिस्टम में लोगों को कन्फ्यूज़न भी है। देखिए, अगर आप ऐप को जब शेयर करोगे तो आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। आपका जो यूनिक रेफरल कोड होगा, आप अपनी प्रोफाइल में उसे देख भी सकते हो कि क्या है आपका रेफरल कोड। आपके उस रेफरल कोड को जब कोई आपका नया यूज़र आपके थ्रू जो लॉगिन करेगा वो इंटर करेगा, तभी आप दोनों को मिल पाएगा कॉइन्स। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस होता है। आप लोगों ने बहुत से ऐप में ऐसा किया होगा कि आपका एक यूनिक जो रेफरल कोड होता है, वही जब तक वो कोड नहीं डालेगा, आपका जो फ्रेंड होगा जिसके पास आप शेयर करोगे, तब तक आपको दोनों को कॉइन नहीं मिलेगा। आपको 15 कॉइन मिलेगा और आपके फ्रेंड को 30 कॉइन मिलेगा। ठीक है, अगर वो नया यूज़र आपके रेफरल कोड से लॉगिन करता है तो। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास 45 भी कॉइन है ना, तो आपका समझ लीजिए 4.5 रेट्स रिड्यूस होना ही होना है। आप लोग इसके लिए मत डरिएगा कि जब आपके पास 150 कॉइन होंगे तभी आप ई बुक ले सकोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी कॉइन रहेंगे उसी हिसाब से पैसे कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ई बुक परचेज करते समय या मॉक टेस्ट परचेज करते समय। आपके पास अगर 10 कॉइन भी है तो आपका 1 रुपया लेस हो जाएगा। यानी कि आप अगर 15 रुपये की ई बुक लेने जा रहे हो, तो अगर आप यूज़ कॉइन पर क्लिक करते हो तो आपके पास अगर 10 कॉइन है तो आपका 1 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। 20 कॉइन है तो 2 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फीचर है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा कम हो जाएगा, आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा कॉइन है तो और भी बेटर है, आप लोग फ्री में ई बुक ले सकते हो। ठीक है, चलिए, फिलहाल और इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा। बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, वीडियो ऑडियो कैटेगरी वगैरह में सब कुछ इम्प्रूव किया गया है। चलिए, अगला है, हाल ही में किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता?
तो अभी हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। ये एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार इसे क्यों दिया गया। क्योंकि दोस्तों NLC इंडिया लिमिटेड यानी इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी ने नवेली टाउनशिप को यानी अपने कंपनी के पूरे टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त कर दिया, स्वच्छ बना दिया और हरे भरे कैंपस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी वजह से इसे स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को। ये एक नवरत्न कंपनी है। अब देखिए दोस्तों, भारत सरकार की जो PSUs होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट होती हैं, उसको कई कैटेगराइज में कई प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। ये डिपेंड करता है कि रेवेन्यू कितना है उसका, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, एनुअल प्रॉफिट कितना है, इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, कैटेगरी प्रदान की जाती है। जैसे कि महारत्न की कैटेगरी दे दी गई कुछ कंपनियों को नवरत्न की, और कुछ कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया जाता है भारत सरकार का। ये भारत सरकार की कंपनियां होती हैं। आप लोग इसमें प्राइवेट कंपनीज को मत जोड़िएगा, यानी कि रिलायंस, टाटा वगैरह इसमें नहीं रहेंगी। ठीक है, इसमें भारत सरकार की कौन सी कंपनी होती है जिसमें 51% कम से कम साझेदारी, हिस्सेदारी हो भारत सरकार की, उसे हम लोग सरकारी कंपनी या भारत सरकार की कंपनी कहेंगे। क्लियर इतना। अब देखिए, भारत में अभी वर्तमान में दोस्तों है 10 महारत्न कंपनी और वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्न की कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 कैटेगरी में होती है मिनी रत्न। हम लोग को सिर्फ महारत्न और नवरत्न के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है। महारत्न पर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दी हुई है 10 कंपनीज पर, फिर भी मैं आपको एक लेटेस्ट वीडियो दूंगा और नवरत्न कंपनियों पर भी एक वीडियो आएगी। क्लियर है। चलिए, अच्छा, अब स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार तो इसने पा लिया है। अभी आपको याद होगा एक गृह मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया था 2020 का। इसमें बताया था कि लगातार चौथी बार इंदौर शहर जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है लगातार चौथी बार। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। NLC इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में CMD हैं राकेश कुमार जी। कौन है? राकेश कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में श्री अय्यर जी ने लिखी है हु पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की एक पुस्तक। श्री अय्यर जी की दोस्तों ये एक सीरीज चल रही है, एक मनी ट्रायलॉजी नाम की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज की ये दूसरी बुक है। इस सीरीज की पहली बुक थी हु पेंटेड माई व्हाइट मनी। ठीक है, वो पहली बुक थी हु पेंटेड माई व्हाइट मनी। ये है दूसरी बुक इसी सीरीज की हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो लिखा किसने है? श्री अय्यर जी ने। ओके, कल दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बुक्स एंड ऑथर पर वीडियो आएगी, लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि आप लोग देख रहे हैं नया एप्लीकेशन आया है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। पिछले कई दिनों से इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज ये वीडियो आ जाएगी क्योंकि आधा से ज़्यादा इस पर काम हो चुका था। इस वीडियो पर भी मैंने काम कर लिया था, थोड़ा सा और बाकी था। तो आज ये वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको पिछले जो भी बुक्स और ऑथर के नाम आए हैं पिछले 2-3 महीनों में, सभी के नाम रहेंगे और सभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही यूज़फुल जानकारियाँ मिलने वाली है। फिलहाल हम लोग ऑप्शंस पर नज़र डालें तो डॉक्टर अशोक वैद्य जी दिख रहे हैं बी ऑप्शन में। इन्होंने अभी, कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि इन्होंने अभी गैस्ट्रिक कैंसर नाम से बुक लिखी थी। कौन से नाम से? गैस्ट्रिक कैंसर। चेतन भगत आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी आने वाली पुस्तक का अनाउंसमेंट कर दिया है, वन अरेंज्ड मर्डर। इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है। अगला है UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 किसने जीता? तो अभी हाल ही में बायर्न म्यूनिख क्लब ने जीता है दोस्तों UEFA चैंपियंस लीग इस बार का। इन्होंने किसे हराया है? बायर्न म्यूनिख दोस्तों जर्मनी का क्लब है, इसने पेरिस सेंट जर्मन को हराया है, यानी जर्मनी के ही एक दूसरे क्लब को हराया है, पेरिस सेंट जर्मन को। ठीक है, UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 ये पहली बार जीता है बायर्न म्यूनिख। अच्छा दोस्तों, इसने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे हैं अपने, सभी के सभी मैच ये जीत चुका है। और ऐसा करने वाला, यानी कि किसी भी यूरोपीय कप टूर्नामेंट में सभी मैच जीतने वाला ये पहला यूरोपीय कप विजेता बन गया है बायर्न म्यूनिख। क्लियर है। तो फुटबॉल से संबंधित ये चैंपियंस लीग थी, इसने जीत लिया है भाई हाल ही में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस शॉर्ट फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में अभिलाष नाम की एक शॉर्ट फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में।
ठीक है। अभी हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल जारी किया गया था, आयोजित किया गया था और ये वर्चुअल ही था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही थ्रू था। और इस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों दुनिया भर की करीब 135 फिल्में दिखाई गई। 135 फिल्मों में कंपटीशन था और उसमें अभिलाष नाम की जो फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, इसने इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया है। क्लियर है। अभिलाष फिल्म जो है दोस्तों ये उड़ीसा में बनी हुई थी, लॉकडाउन पर बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म थी। तो ये भी याद रखना है, लॉकडाउन पर ये बनी हुई थी, जो लॉकडाउन लगा हुआ है कोविड-19 के कारण, इसी पर बेसिस ये एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं गुरु कृष्ण चंद्र साहू। कौन? गुरु कृष्ण चंद्र साहू जी हैं इसके डायरेक्टर। याद रखिएगा, डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में वाटेक वाबाग ने, किसने? वाटेक वाबाग ने जीता है प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड। अब वाटेक वाबाग क्या है? ये एक दोस्तों जल शोधन से जुड़ी कंपनी है। कंपनी का एक प्लांट है चेन्नई में, चेन्नई के कोयम्बेडू में। तो वहाँ पर इसके 45 मिलियन लीटर वाले TTRO प्लांट में, किस प्लांट में? TTRO प्लांट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इस प्लांट को क्यों दिया गया है? इस प्लांट को दोस्तों वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में दिया गया है अवार्ड, वेस्टेज वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो अपशिष्ट वाटर होते हैं, पानी होता है, जल होता है, उसको स्टोर करके उनको प्योरीफाई करने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, TTRO प्लांट को, इसके वाटेक वाबाग के। TTRO का क्या मतलब होता है? TTRO का मतलब होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या? टर्शियरी ट्रीटमेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसी प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया है। आसान और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो ये एक कंपनी है जो गंदे पानी को साफ करती है और गंदे पानी को साफ करने के लिए ग्लोबल वाटर अवार्ड दिया गया है। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी ये जो वाबाग कंपनी है, ये अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले बिहार के भागलपुर में जल आपूर्ति के लिए एक टेंडर पाई थी, 278 करोड़ का टेंडर। इसे भी याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य में वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती जी को हिमाचल प्रदेश के नए वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सतपाल सिंह सत्ती जी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही इनको कैबिनेट रैंक का दर्जा मिल गया है। तो हिमाचल प्रदेश के 6वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष होंगे सतपाल सिंह सत्ती जी। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इन्होंने 2002 से लेकर के 2020 तक ये हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, 2002 से 2020 तक, यानी 18 से ज़्यादा वर्षों तक ये सतपाल सिंह सत्ती जी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा। क्लियर? हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानिए। राजधानी यहाँ की है शिमला। हिमाचल प्रदेश ये रहा मैप में। जयराम ठाकुर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। सिकारी देवी अभ्यारण्य ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में कैमरन व्हाइट ने दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ये ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये ऑलराउंडर थे। हालांकि कप्तानी करने का ज़्यादा मौका इन्हें नहीं मिला था। केवल 7 मैचों में ये कप्तान रहे थे और वो भी लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट फॉर्मेट में। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैच खेले थे, 91 ODI मैचेस खेले हुए थे और 47 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हुए थे और ये अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। क्लियर है? अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों MS धोनी ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा MS धोनी ने की। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने उनके करियर के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ है। फिर उनके जस्ट थोड़ी देर ही बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो
इसे भी आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लोग का वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है। आप लोग अब ऐप में वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से देख पाओगे, आपको सजेस्टेड वीडियो भी मिलेंगी, स्पेशल टॉपिक भी रिकमेंड हो सकेगा, तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन को, नए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करो, पुराने ऐप को अनइंस्टॉल करके नया ऐप डाउनलोड कर लो। पुराना ऐप 1-2 दिन में आपके मोबाइल से भी हटा लिया जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला है, जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रमजान खान, श्यामशेर कुमार, मनु पांडे, ब्रह्मा रावत, रेखा बुनकर, कृष्ण कुमार, MK जोशी, अमृत कुमार, रविशंकर, नेहा जायसवाल, साहिल चौधरी, तुषीर, नरेंद्र मीना, मधुस्मिता और साक्षी कुमारी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो और जल्दी प्रयास किया करो आंसर करने का। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।